नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं जनतंत्र न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ आशीष तिवारी जी है जो कि हाई कोर्ट के 97 से जो है लगातार वकील है और इस वक्त मेरे साथ वो मौजूद है। आज हमारा गेस्ट है, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। और हम सबसे पहले सवाल की जो शुरुआत करते हैं उसमें सबसे पहला हमारा जो सवाल है कि जिस तरह से लोग जो बोलते हैं कि न्यायपालिका में सेटिंग होती है ये वो, तो ये क्या चीज़ है? मतलब एक्चुअल समझना चाहते हैं। देखिए, सेटिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। ओके। सिर्फ क्या होता है कि एक माननीय न्यायालय अगर सहानुभूतिपूर्वक किसी के साथ पे कोई दया कर दे तो वो एक अलग कृपा कह सकते हैं। बाकी सेटिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ एक कुछ प्रोपोगंडा वकीलों ने फैलाया हुआ है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें इजीली जमानत हो सकती है, उसके लिए हुआ बना दिया, बाद में बोला कि जमानत होने के बाद सेटिंग होगी। तो ये वकीलों का फैलाई हुई खोज है, इससे और कुछ नहीं है। कभी किसी न्यायालय में कोई सेटिंग नहीं होती है। हाँ, दया कर देते हैं वो कई बार कि देखते हैं कि अपराध की स्थिति ऐसी नहीं है, क्राइम का स्टेटस इतना मतलब इन्हें थोड़ा सा हल्के लेवल का अपराध है, इसमें दी जा सकती है जमानत या इसमें क्षमा किया जा सकता है, तो उसमें कोर्ट उसमें सहानुभूति देती है। बाकी सेटिंग ऐसी नहीं होती। एक जो न्यायपालिका में भ्रम फैलाते हैं लोग कि ये वाला वकील कर लो, वो वकील कर लो, वो मतलब आम जनता उसको समझना चाहती है कि वो किस पर विश्वास करे। देखिए, जब भी कोई अपराध घटित होता है तो अक्सर देखा कि दलाल जो है एक्टिव हो जाते हैं। जी। दलाल कई तरह के हो सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के भी होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वगैरह रहते हैं वो भी चॉइस करते हैं कि हमारा ये वकील कर लो तो केस हल्का पहुंचा देंगे, फीस भी हम दे देंगे, आप तो यहीं दे जाओ। हाँ। दूसरा, कुछ ऐसे लोग हैं जो एक बहुत बड़ी लॉबी एक काम कर रही है, जिसका यही काम रहता है कि कुछ उसमें कुछ पत्रकार भी हैं जिनके आपने देखा होगा उटपटांग न्यूज बनाते रहते हैं, हाँ, हाँ। है ना। तो वो लोग भी हैं। तो इस तरह के लोग हैं, पूरे गांव गांव में फील्डिंग उनकी रहती है। जैसे कोई अपराध होता है तो बोलते हैं नहीं, सो एंड सो वकील को कर लो आप, उसके हिसाब से बहुत अच्छी सेटिंग है और गारंटेड जमानत हो जाएगी। अच्छा। और उसमें जो 50-50% वो लोग फीस डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेते हैं। हम्म। मान लीजिए जमानत नहीं हुई तो ये कहते हैं कि घबराओ मत, अभी अगली बार अपन करा देंगे। हम्म। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि मान लो कुछ समय बाद नहीं हो रही जमानत, तो फिर गवाह को हॉस्टाइल कराते हैं। गवाह को हॉस्टाइल कराने के बाद में फिर जमानत कराते हैं, फिर पेपर में नाम छप जाता है कि साहब इन्होंने जमानत करा दी। अब आप उनके केस के एनसीआरसी नंबर या उनके केस नंबर में जाके डिटेल जाके देखेंगे तब पता चलेगा कि सिर्फ दलाल और वकील की मिली भगत और कुछ नहीं। तो आम जनता को ये सोचना चाहिए कि कोई आदमी किसी को बता रहा है कि ये वकील है, इसको कर लो आप, और आप किसी वकील से जब मिलते हैं तो आपका केस क्या है, उस केस के बारे में वकील कितना जानता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। पता चला ये बोलने थोड़े ना कि वकील साहब है तो सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत से वकील जो है वकील है, डिग्री है, लेकिन उनको वकालत नहीं आती। वहां देखिए, आप जाके देखें 3-3.5 हजार लोग घूमते रहते हैं, उनमें किसी को लॉ का नॉलेज, अरे कुछ मत करो हम सब करा देंगे, पर करा क्या दोगे, कुछ नॉलेज क्या केस के बारे में। तो ये तो हम सोच सकते, जैसे एक आलू खरीदने आते हैं बाजार में, तो एक अपन आलू छांट के लेते हैं, अच्छा वाला आलू। अब यहाँ अच्छा वाला आलू का मतलब ये नहीं होता कि उसके घर के सामने कार खड़ी है, बंगला बड़ा है, या 3-4 दलाल है, या 4-5 जूनियर खड़े हैं और उसके केसेस लगे। उस आपके केस के बारे में कितना जानता है, तो आपसे क्यूरी कैसी कर रहा है कि आपकी जैसे घटना के संबंध में पूछ रहा है, क्या हुआ था, एक्चुअल फैक्ट्स क्या हुआ था, डिफेंस के बारे में सोच रहा है, तो वकील जिनाइन वकील है। और जो वकील बोल रहा है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, चिंता मत करो, तुम पैसे रखो साथ में, मैं सब करा दूंगा, तो वो सब फेक है। नहीं, अब तो खैर वकील है, आपको पता है कि वकील कैसा होगा, लेकिन एक आम आदमी वो मतलब पहली नजर में कैसे समझे कि ये वकील ऐसे हैं या वैसे हैं? वो तो बेचारा अपने केस में इतना उलझ जाता है तो उसको पता ही नहीं चलता है। नहीं, वो सुने वकील से कि साहब मेरा एक केस है, इस केस के बारे में आप करना है, तो वो बोले कि हम करा लेंगे। तो सर केस के बारे में क्या कुछ, मतलब आप इसके ओपिनियन क्या है आपका इस केस के बारे में, आप ओपिनियन पूछिए उससे। वो ओपिनियन नहीं बता पा रहा है कुछ भी, अपना कोई वो नहीं दे रहा है, प्रेशर व्यू नहीं बता पा रहा है कि मैं ऐसा करूंगा, या केस में ऐसा है, इस केस की स्ट्रेटेजी है, या इसके स्ट्रेटेजी में अपन थोड़ा इसको जंग से घुमाए, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके पास। तो थोड़ा आपको एनालिसिस तो कर, लेकिन क्या होता है जनरली हमने देखा जो निचले वर्ग के लोग होते हैं बेचारे, वो सोचते हैं कम पैसे में कोई वकील मिल जाए, जो थोड़ा पैसा भी कम ले ले, जल्दी जमानत हो जाए, और जल्दी जमानत हो जाए, या मुकदमा थोड़ा कम पैसे में लड़ ले, है ना। तो वो लोग एक समस्या होती है उसमें वो लोग बहुत अच्छे वकील या बहुत बड़े वकील नहीं कर पाते हैं वो, लेकिन वो ऐसे वकीलों के पास पहुंच जाते हैं जिसमें कि गलती से वो कम पैसे तो लेता है, पर तो वो उसी वक्त खर्चा निकाल रहा है, और ट्रायल ठीक से नहीं लड़ता। वो ट्रायल में उसे क्वेश्चन कुछ तो भी क्वेश्चनिंग करता है, वो प्रॉपर डिफेंस स्टेब्लिश नहीं करता। फिर उसमें जब सजा नपती है तो अपील रिवीजन तक, हाईकोर्ट तक उसको न्याय नहीं मिलता, फिर तो कन्विक्शन नहीं होना। तो ये वास्तव में एक समस्या है, आदमी को जागरूक होना चाहिए, और अगर कोई घटना घटित होती है तो उसे डरे नहीं। अब हो गया है तो उसकी ठीक है, अब आप उसको जो वकील करें तो वकील पहले देख लें, आप प्रॉपर उसको बात करें, उससे समझ लें कि ये मुकदमा लड़ने लायक है या नहीं है,
ये सब चीजें देख के करना है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा समझना होगा, अगर आप न्याय के प्रति आगे बढ़ रहे हैं और कोई आपको एक अच्छा वकील मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको न्याय भी दिलाएगा। अच्छा, एक बात और मेरे को अभी दिमाग में एकदम आया, आप खैर 97 से इस फील्ड में है, एक वो उज्जैन में कोई भूत वाला किस्सा है, वो क्या है? हाँ, वो 2010 का किस्सा है वो, मेरे किस्सा है अच्छा, क्या वो। था? उसमें एक 302 का केस था, यही पास में एक गांव में था, और वो नीलंगा थाने का केस था वो। हाँ। नीलंगा थाना क्षेत्र में एक गांव था, उसमें एक मकान कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो वहाँ पे मजदूर लोग एक दिन को उन्होंने काम बंद कर दिया था, कुछ मटेरियल नहीं आया था, तो वो चले गए थे मजदूर। उसके बाद में उसका ऐसा कहना था, जो मकान मालिक का, वो अब बार आता था, अगरबत्ती लगाता था, तो जब मकान चालू किया तो उसको खुदी हुई जमीन दिखी और वहाँ एक किसी लेडी की लाश निकली। अब उसके बाद उसने, वो जो चले गए थे मजदूर, उनके ऊपर वो एलिगेशन लगा दिया था। अच्छा। अब जब वो बयान देने आया तो उससे क्वेश्चनिंग में उसने बताया भी था कि मैं इस बयान कहाँ गया था, तो बोले जो जावरा वाले मजार में जहाँ आत्मा आत्मा आती है, हाँ, वहां गया था। हाँ। उसने क्या करा कि बयान देते समय एकदम से घुमा और जो एक मुलजिम था, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, हाँ। उसकी तरफ बोला कि तूने मेरे साथ रेप किया और मेरे को मार डाला, और नाटक करते हुए पकड़ के ऐसा बैठ हाँ, गया। हाँ। और उसने एकदम सीन ऐसा क्रिएट कर दिया कि उसको आत्मा आ गई, उस लेडी की मृतक जो डिसीज थी उसकी आत्मा आ गई। ओके। तो ऐसा पूरा फॉर्म किया उसने। हाँ। लेकिन जब बयान के दौरान उससे जब पूछा, क्वेश्चनिंग की कि तू इतने दिन, ये लोग चले गए थे मजदूर, हाँ। तब तू अकेला आता था वहां पे, हाँ। फिर तूने वहां पे इस दिन कहा, तो जावरा वाले मजार जिसका आत्मा आत्मा आती ना, वो जहाँ पे, हाँ। वहां जाता था मैं, तो समझे ना। तो वो सब मतलब सर्कमस्टेंस ऐसा दिखा कि उसने खुद नहीं करा है। अच्छा, ये सब चीजें वहां, मतलब वो कहना है कि वो आत्मा का सहारा लेने आत्मा आत्मा का सहारा लेता। उसमें जो एक लेडी थी उसमें, गवर्नमेंट एडवोकेट, वो भी रोने बिलखने लग गई वो। हाँ, हाँ। और सब नाडोस में कुछ पुलिस वालों के अगेंस्ट भी कार्रवाई हुई थी, कोर्ट मुंशी के अगेंस्ट नोटिस इशू हुए थे। फिर उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि साहब ये सब चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद जो नेक्स्ट डेट जब वो आया बयान देने तो फिर मैंने बिजली का तार रखा था अपने हाथ में। हाँ। और मेरे जूनियर से बोला था कि जैसे उसको आत्मा आए तो वैसे प्लग लगा देना, मैं इसको टच करूंगा। तो फिर उसको आत्मा नहीं आई। मैंने उसको बोला तेरी आत्मा आ जाने दे, आज जैसी आत्मा आएगी वैसे लगाऊंगा। तार मेरे हाथ में था। तो फिर जब चालू हुआ बयान देने तो फिर उसको आत्मा नहीं आई। फिर उस केस में हुआ क्या? उस केस में कन्विक्शन किया था कोर्ट ने उसमें। हाँ। क्योंकि 302 करके मामलों में जनरली कर देती है। फिर वो अपील में से उनको राहत मिली थी। अच्छा, एक केस और है, मुझे याद आ रहा है कि इंटरनेशनल केस था शायद, कुछ वो सास और दामाद वाला। हाँ, कुछ एनआरआई वाला। हाँ, एनआरआई। वो क्या था? वो विशाखापट्टनम के थे, एक थे, उन्होंने यहाँ पे उज्जैन में एक फैमिली में शादी की थी। हाँ। और शादी करने के बाद वो एक्चुअली शादी उन्होंने वहाँ अमेरिका में की थी, उसका कार्ड वगैरह भी थे, मतलब मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह भी अमेरिका के थे। यहाँ रिसेप्शन हुआ था। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा कि वहाँ डिस्प्यूट में लड़ाई हुई दोनों की, तो उन्होंने डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दी। कुछ फेक एलिगेशन लगाए थे तो लेडी ने, तो वो सब मतलब फेक प्रूफ हुए वहाँ पे। फिर उन्होंने डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दी। वो जब यहाँ पर आया तो सास ने यहाँ माधवरा थाने में 498A का रिपोर्ट दर्ज करा दी। उसमें पुलिस ने, मतलब वास्तव में एक शर्मनाक केस था वो पुलिस का, जिसमें मतलब अपील में भी, मतलब कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बोला क्या केस बनाया आपने, मतलब उसमें एक्विटल हुए थे हम लोग। और एक्विटल होने के बाद जब हाईकोर्ट अपील लगी तब हाईकोर्ट ने भी उसमें बोला था कि किस तरह के उटपटांग केस कैसे बना लेते हो आप लोग। उस केस में एलिगेशन ये था कि इन्होंने, मतलब इन्होंने मारपीट कर दहेज की मांग की। जब डाइवोर्स पिटीशन ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, जब वो अलग अलग हो चुके हैं, सेपरेशन लीगल से, तो काय को कोई दहेज मांगेगा। वो सब प्रूफ हुआ वहाँ पे, सारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट दिखाए। अच्छा, ये सब होने के बाद में, मतलब ये सब जो केस हो रहा था उसके बाद में उन्होंने फिर से वो दहेज प्रताड़ना करा। हाँ, वो डाइवोर्स पिटीशन सेपरेट लगी हुई थी, सेपरेशन हो गया था। उसके बाद यहाँ जब आया विशाखापट्टनम, तो यहाँ माधवरा थाना, जैसे खबर लगी ये आया हुआ तो माधवरा थाने रिपोर्ट लिखा दी। और माधवरा थाने ने इसमें आधी रिपोर्ट लिखी और दूसरे दिन सुबह मतलब जाके उसको अरेस्ट कर लिया। मतलब 6 घंटे विशाखापट्टनम पहुंच गई। अब वहाँ एलिगेशन ये लगाया कि इसके पास में कई वो है, पासपोर्ट है ना, उसके पास अलग अलग ड्राइविंग लाइसेंस है। जबकि वो पासपोर्ट, एक जो पासपोर्ट जो एक्सपायर हुआ तो उसका नंबर दूसरे पासपोर्ट से, दूसरा एक्सपायर हुआ तीसरे पे चढ़ा, तीसरा एक्सपायर हुआ चौथे पे चढ़ा। तो ऐसे वो फेंक तो सकते नहीं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। तो उन पासपोर्ट्स के ऊपर लेके एलिगेशन आया था उसमें। जब कोर्ट ने उसे सबको उसमें एक्विटल किया उसमें, और वास्तव में एक वो अन्यायपूर्वक कार्रवाई थी पुलिस की। लेकिन वहां देखिए अब आप, जो आपने पूछा था सेटिंग वाली बात, वहाँ ईमानदारी से सबने, मैंने मुकदमा लड़ा, ईमानदारी से साहब ने भी जजमेंट किया, ईमानदारी से हाईकोर्ट ने भी उस अपील को निरस्त की, जो इक्विटल अगेंस्ट अपील अगेंस्ट इक्विटल में गए थे, तो वहां भी उन्होंने अपील निरस्त की थी। तो इस तरह से मतलब कोर्ट ने ईमानदारी से काम, कोई सेटिंग नहीं हुई थी। जो बोलते हैं ना लोग चर्चा, कोई कुछ नहीं है, ईमानदारी से सब लड़ा था, सब ईमानदारी से काम हुआ था।
बेईमानी जिनने की थी उन्होंने मुकदमे बेईमानी से बनाए थे। अच्छा, वो एक चीज थी जो प्रमाणित हुई। हाँ, अच्छा किसी भी केस में हम देखते हैं कि जो केस की शुरुआत होती है वो न्यायपालिका तक जाती है, लेकिन न्यायपालिका के पहले ही बहुत सारी चीजें होती है जो घूमने लगती है। हाँ, वो सब चीजें क्या होती है? देखिए, जस्ट अभी एक ऐसी एक प्रकरण था उसमें कि 498A में एक लेडी वहाँ पे महिला थाने में रिपोर्ट लिखाई थी, और वहाँ पे रिपोर्ट लिखाने के बाद में वो वहीं अपने मायके में थी। ससुराल वालों को तारीख दी उन्होंने, 17 तारीख को जमानत पेश कर दी। उसके बाद में 4-5 दिन बाद वो लेडी वापस से क्राइम स्पॉट पे आ गई, जो ससुराल थी उसकी, जिसपे क्राइम स्पॉट है वो ऑलरेडी, उस पर आगे अंदर घुस गई। उन्हें थाने फोन लगाया, थाने से लोग आए, सब पुलिस वाले को बुलाया, उन्हें कि भाई देखिए केस चल रहा है और ये फिर आ गई यहाँ पे, कुछ फॉल्सली इम्प्लीकेटेड करेगी हमारे अगेंस्ट। उन्होंने, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और एक रिसीट भर ले ली कि हाँ ये ऐसे है। फिर उन्होंने कोर्ट में भी एप्लीकेशन दी, कोर्ट ने भी उस एप्लीकेशन को रिकॉर्ड पे लिया। बाद में वो लेडी बाहर निकली, वहां से गई और जाके संबंधित थाने, जिसकी पुलिस आई थी, उसी पुलिस वाले को हमने, जिसने देखा पुलिस वाले ने कि अंदर है, फिर एक केस रजिस्टर्ड करा दिया। और वो केस रजिस्टर्ड करा दिया तो उसकी शिकायत उन लोगों ने आईजी साहब की और एसपी साहब की हुई है। हाँ। और अभी इसमें जांच चल रही है। लेकिन ये देखिए आपकी प्रीजुडाइज मामले में भी सब कुछ देखने के बाद भी क्राइम स्पॉट पे फरियादी का पहुंचना और फिर वहां जबरदस्ती मतलब वहां के लगाना, तो गए क्यों थे वहां पे, है ना। उसके बाद में भी पुलिस वाले उसमें केस रजिस्टर्ड कर रहे हैं। मतलब केस पे केस, अन्याय पूर्वक कार्रवाई होती है। इसे कहते हैं एक न्यायालय एक अलग हो गया और इनका न्यायालय अलग खुल गया। जी जी। तो ये जरा ज्यादा अभी मामले हो रहे हैं। हाँ, अच्छा, क्राइम के वकील हैं और जब इतने साल से काम कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो केस को वहीं से शुरू करती है। जैसे एमएलसी जो होती है, एमएलसी में कई बार केस पूरा वहीं से शुरू होता है, तो एमएलसी में क्या प्रॉब्लम आती है? एमएलसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि एमएलसी करने वाले जो डॉक्टर हैं, हाँ, उनसे जब हम क्वेश्चनिंग करते हैं कि आपकी कब से आपने डॉक्टरी शुरू की है, हाँ, तो बोलते हैं अभी लास्ट ईयर से शुरू की है, मतलब लास्ट 6 मंथ, बिफोर 6 मंथ। हाँ। फिर उनसे पूछते हैं कि साहब अभी आप क्या कर रहे हैं, तो बोले मैं तो प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, पाटीदार अस्पताल में, कोई स्टूडेंट्स हॉस्पिटल में मैं जॉब कर रहा हूँ। तो आप रजिस्ट्रेट ऑफिसर तो थे ही नहीं, आप गवर्नमेंट डॉक्टर में नहीं थे, और आपने एमएलसी लेके आ रहे, वो भी सीरियस केस की एमएलसी लेके आए, और एमएलसी यहाँ लगी हुई है। तो एमएलसी मतलब तो ना वो मतलब अपने आप में मेलेफाइट हो जाती है वो। ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है आजकल, ये बहुत ज्यादा देखने वाली केस। उससे केस में कहाँ वो घुमाव आता है? वो मतलब एक्चुअली जो उनके एज पर रूल्स बने हुए हैं कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, जो गवर्नमेंट अस्पताल में जाते हैं, सबसे पहले घटना के बाद में हाथ होता है, हाथ को ले आते हैं वहाँ पे, तो एमएलसी डॉक्टर हो जो करते हैं एमएलसी, वो एक गवर्नमेंट डॉक्टर होते हैं। ओके, ऐसा प्राइवेट नहीं होता। प्राइवेट वाले अलग होते हैं, उसके बाद अगर ले गए हो तो वो प्राइवेट, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पे आप कोई ऐसा व्यक्ति जो कि गवर्नमेंट राष्ट्रपति अधिकारी नहीं है, वो तो फिर एमएलसी से ही केस डिसाइड होता है। एमएलसी से कितना लगा है, कितना नहीं लगा। हाँ, एमएलसी में बॉडी का पूरा एक जनरल चेकअप होता है कि आपको कहाँ कहाँ इंजरी आई है, लेजरेटेड वुंड है या उसमें वो नील निशान वाली है या कुछ भी, जो भी कुछ है, वो सब चीजें वो लिख देते हैं और वो रिफर करते हैं कि ये केस सीरियस है, इसको हम ओपिनियन नहीं दे सकते कि सिंपल इन नेचर है या ग्रीवियस साइड है, इसके लिए हम आरएसओ रिफर कर रहे हैं, तो वो वहां से आरएसओ रिफर करते हैं। उसके बाद आप भले प्राइवेट अस्पताल में भी जाते हो या कहीं भी जाते हो, तो वो फिर आप ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन प्राइमरी स्टेज पे वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, एक मोटा मोटा सवाल है कि अभी तक आपके इतने वर्षों की जो जर्नी रही है, उसमें आप अभी तक कितने लोगों को न्याय दिला पाए? मैक्सिमम मेरा अनबीटेबल रिकॉर्ड है। अभी तो मेरा अनबीटेबल, जस्ट मैंने अभी एक मतलब मैंने कई ऐसे, तो लगभग मैक्सिमम मेरे केसेस में आप जैसे पूछेंगे लोगों से, 99% मेरा, 1% ऐसा रहा जैसे वो आत्मा वाला कांड में, वो चूंकि मर्डर है और आत्मा भी आ गई, तो थोड़ा सा एक कोर्ट में थोड़ा सा एक माहौल बन जाता है, तो उसमें वाली कन्विक्शन, बाकी कभी किसी में कन्विक्शन। अभी जस्ट एक 10 लाख के चेक वाला मामला था, इसमें हमने एक्विटल लिया उसमें, और एक भी दिन ऐसा नहीं कि उसमें पूरे हमारे आज तक जो हमने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए, जो स्पेसिफिक चेक बाउंसिंग केस में 139, 118 और जो 112 की जो इनके प्रोविजंस बने हुए हैं, उनका प्रॉपर हमने फॉलो किया उसको, और अपना डिफेंस पेश किया, और हमने ये भी वहाँ साबित किया कि जो चेक जो दिया गया था, वो सिक्योरिटी बतौर दिया गया, वो प्रतिफल के एवज में नहीं दिया गया। ये कोर्ट ने उसको माना और उसको एक्विटल किया। अच्छा, एक आखिरी सवाल है हमारी पब्लिक के लिए जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं कि वो ऐसा क्या करे जो जिससे कि मतलब कई बार क्या होता है, कई बार क्राइम में वो उलझ जाते हैं, क्राइम हो जाता है, तो ऐसी क्या चीज़ है जो वो क्राइम से बचे? थोड़ा सा आप उन्हें बताएंगे। देखिए, क्राइम जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक गुस्सा हुआ, एक 5 मिनट का गुस्सा हुआ, उस गुस्से के कारण पूरी जिंदगी जो है तबाह हो जाती है। नहीं, वो उसके लिए हमारे अलग अलग क्लास बना हुआ है। हाँ। एक होता है इंटेंशनली अपराध,
हाँ, कि मैं यहाँ से सोच के गया कि हाँ इसको चाकू को मेरे को लेके चलना है हाँ, और मैं उसका इंतजार किया, उसको मैंने मारा। हुँ, ये तो इंटेंशनली हुँ, ऑफेंस है। हुँ, एक होता है कि मैं घर के बाहर खड़ा था, कोई हुँ, आदमी निकला वहां से और मुझे मारने लगा, हुँ, अचानक मैंने धक्का दिया, वो गिर गया, वो भाई मैं हुँ, सेल्फ डिफेंस में तो मारा मैंने उसको। हाँ, नहीं, पुलिस हमारे 97 सेल्फ डिफेंस ये सब नहीं रजिस्टर्ड करती, हाँ, पुलिस तो लगा देगी आप पे सीधे से 302। हुँ, वो न्यायालय में वो कल्पेबल हेमिसाइड्स में आता है, वो हुँ, अचानक जो होता है हुँ, हुँ, प्रकोपन होके जो हुआ है उसमें हुँ, आता है वो। हुँ, गैर रातन हत्या जो हुँ, होती है उसमें आता है। हुँ, उसमें कोर्ट आपको काफी रिलीफ देती है उसमें, हुँ, जहाँ वहाँ ये बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे पे रहता है कि हमने सडन, हुँ, हमारा कोई इंटेंशनल ही नहीं, हम हुँ, पहचानते जानते भी नहीं, हम क्यों मारेंगे इसको, हुँ, ये आया इसने हमारे साथ ऐसे ह्यूमैनिटी, थोड़ा गिरा, गिरने हुँ, से चोट आई, हुँ, तो ये चीजें होती है। ओके, लेकिन इंटेंशनली अगर कोई व्यक्ति वेपन लेके जाता है और मारता है वहां जाके, हुँ, वेपन भी दो तरह के होते हैं, जैसे कोई झगड़ा हो रहा है हुँ, और आप स्टैच्यू को उठा के अगर मार देते हो तो ये हुँ, वो सडन प्रोवोक में आ सकता है, हुँ, अचानक प्रकोपन में आ गया कि भाई इसमें हुँ, गुस्सा आ गया चलो। हुँ, हुँ, लेकिन आप वेपन निकाल के ला रहे हो, इलीगल वेपन तलवार या कोई हुँ, चीज लाके फिर हुँ, मार रहे हो, हुँ, तो वो थोड़ा 302 में इंटरटेन होता है। तो अगर ऑफेंस हुआ है हुँ, तो ऑफेंस जैसे नॉर्मल आदमी, जैसे मैंने बताया कि इसमें, हुँ, तो वो अगर इस तरह का हो जिसमें इंटेंशन नहीं है, कोई आशय नहीं है आपका अपराध का, अपराध बोध नहीं है, हुँ, तो ऐसी स्थिति में वो थोड़ा हल्के नेचर का अपराध माना जाता है, हुँ। और जहाँ इंटेंशन है वहाँ वो गंभीर प्रकृति का अपराध माना जाता अच्छा, आजकल के जो युवा सोशल मीडिया के चक्कर में जो क्राइम कर रहे है ना? जो बहुत जल्दी शॉर्टकट्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाने के लिए करते हैं, है ना? उसमें तुरंत उन पे अपराध हो जाता है। लेकिन कई बार उनके जो माँ-बाप होते हैं, वो बेचारे ज़मानत भी नहीं करा पाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? है। देखिए सोशल मीडिया जो है एक्चुअली वो कुछ फ्रेंड सर्किल के लिए है पर्सनल, हाँ। है ना? लेकिन आप उसमें स्टॉकिंग करना, किसी को महिला को हुँ, ढूँढना, उसके पूरे उसके और देखना, लगातार देखना, हुँ, वॉच करना, ये सब हुँ, चीज़ों को उन्होंने जो हमारे सेक्शंस बनाए उसमें बढ़ाया उसको और हुँ, लेके आए। उसको रिस्ट्रिक्शन है उस पे, नहीं हुँ, करना चाहिए। हुँ, आप एन्जॉय करिए, एन्जॉय करने के लिए है। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, हुँ, है ना? इसके लिए नहीं है कि आप किसी को मतलब परेशानी बने या किसी को परेशान करें, इसके लिए नहीं। जहाँ आप परेशानी और परेशान करोगे, आप किसी को परेशानी हुँ, बनोगे किसी के लिए, हुँ, या आप ऊट-पटांग चीज़ें दिखाओगे आप, या कोई ऐसी चीज़ दिखा रहे हो, तो फिर हुँ, ऑफेंस बनता है। हाँ, आप हुँ, अपनी बात जो आर्टिकल 19 में जो आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हुँ, उसमें अगर अपनी आप बात कुछ कह रहे हैं या कोई हुँ, प्रश्न पूछ रहे हैं आप हुँ, सोसाइटी से, समाज हुँ, से, हुँ, वो आपका अधिकार है, उसको पूछ सकते हैं। हुँ, लेकिन ऐसा कोई काम जिससे किसी को व्यक्तिगत परेशानी होती हो या हानि हुँ, होती हो, हुँ, वो ऑफेंस की कैटेगरी में माना जाता है। हुँ, सोशल मीडिया में थोड़ा-सा जनरली फ्रेंड सर्किल ये फेसबुक बनी थी 3-4 दोस्तों के बीच में, हुँ। लेकिन आज फेसबुक इतनी बड़ी बन गई। हाँ, वही मतलब कुछ लोग जो है ना आर्म्स दिखा के फिर वो दिखा नहीं, के वो तो बिल्कुल अपने आप इल्लीगल को है, वो हाँ, इल्लीगल है, वो आंस लोगों को दिखाना बताना कि नहीं, वो ऑफेंस है, वो एक्चुअली आपके लिए ऑफेंस, जो आप आंख दिखा रहे हैं, हुँ, बर्थडे केक वगैरह भी हुँ, काट रहे हुँ, हैं, हुँ, हुँ। या वो गन लेके घूम रहे हैं, हाँ, हाँ, उसके लिए बैन है उसपे, उसको हाँ। नहीं दिखाने के लिए नहीं है। हुँ, तो एक पुलिस ऑफिसर है, वो रिवॉल्वर हुँ, लेके अगर जा रहे हैं कहीं पे, तो उनके लिए बैन नहीं है, ओके। वो दिखा नहीं रहे, उनकी हाँ, ड्यूटी हाँ। की वो ड्रेस यूनिफॉर्म का एक पार्ट है वो, हुँ। लेकिन बाकी पब्लिक के लिए नहीं है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका कि आपने इतना समय जनतंत्र न्यूज़ को दिया और हमारे पब्लिक जो है आपको देख रही है। बहुत सारी चीज़ आज कई लोगों को समझ में भी है आपकी कि चीज़ों से किन-किन चीज़ों से समझना चाहिए, न्यायपालिका में किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और जाते-जाते एक आखिरी सवाल कि क्या हमारी जो जनता इस वक़्त देख रही है, आप क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, कानून का सम्मान करें, सबसे पहली चीज़। कानून आपकी रक्षा के लिए बनाए गए हैं, हुँ, आपको डराने के लिए नहीं है, हुँ, आपकी रक्षा के लिए है। आपके साथ कोई अपराध होता है तो आप उसकी मतलब उसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ, रिपोर्ट लिखाएँ, हुँ, उसी पे चलें। हुँ, दूसरा, किसी को परेशान या अपराध करने वाली स्थिति में नहीं है। किसी हुँ, को गाली नहीं बके, किसी को मारे नहीं, किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करें, ये हुँ, बहुत ज़रूरी है। हुँ, यदि अगर आप किसी ऑफेंस में फँसे हुए हैं, हुँ, तो सबसे पहली चीज़ जुडिशियल का रिस्पेक्ट करें, हुँ, न्याय का रिस्पेक्ट करें, हुँ, और ये लफड़ेबाज जो दलाल घूमते हैं, जो हुँ, वकील सजेस्ट करते हैं, आप उनसे हुँ, दूर रहें। हुँ, उनसे अगर पास जाएँगे आप, हुँ, तो आपको एक बहुत लंबी लड़ाई न्यायपालिका में लड़नी पड़ेगी, हुँ, पैसा बहुत नुकसान होगा आपका, और हो सकता है आपको न्याय ना मिले, हुँ, क्योंकि वहाँ फोकस सिर्फ पैसे पे है। हुँ, वहाँ जो दलाल और वकील हैं, वो सिर्फ पैसे लेंगे आपसे, हुँ, और ईमानदार लोगों से आप जुड़े, ईमानदार लोगों से अच्छे काम करें, हुँ। बढ़िया काम होगा उसमें। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आशीष जी जो कि सन 97 से अपनी जो लाइफ की जर्नी है वो न्यायपालिका के क्षेत्र में दे रहे हैं और क्रिमिनल्स के स्पेशलिस्ट हैं। लगातार उन केसों पे काम करते आए हैं। आज वे हमारे साथ थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। आप अगर न्याय चाहते हैं तो सटीक व्यक्ति तक पहुँचिए, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। बने रहिए आप जनतंत्र न्यूज़ के साथ।